नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत करते हैं द अभिषेक तिवारी शो से अभिषेक तिवारी जी का। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अवनीश सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय जय श्री राम। अभिषेक जी, कल आपके चैनल पर बंगाल पर बात करते हुए मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया था। मैंने कहा था कि अंक गणित और भाव गणित। आज मैं सबसे पहले आपके सामने बंगाल की ही अंक गणित रख देता हूं, जिस अंक गणित पर कल हम लोग आपके यहाँ बात कर रहे थे। ये अंक गणित है साहब, और ये बड़ा डिस्टर्बिंग अंक गणित है। एसआईआर बंगाल में पूरा हो चुका है। एसआईआर की मियाद समाप्त हो चुकी है। जो कुछ मामले और हैं, यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया ऐसा है, डिजिटल सिग्नेचर चाहे हो चाहे ना हो, आप आज रात तक, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज का दिन समाप्त होते होते अंतिम मतदाता सूची वो जारी हो जानी चाहिए, पब्लिश होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अंकगणित कहता है कि 91 लाख वोटर वो मतदाता सूची से विदाई ले चुके। ये 98 लाख वोटर्स में से कितने ऐसे प्रतिशत हैं जो नहीं रहे संसार में, नहीं रहे इस दुनिया में, बंगाल से बाहर चले गए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सबसे ज्यादा नाम जिस मुर्शिदाबाद जिले में कटे हैं और उसके बाद जो अरबन बंगाल में भी जो नाम कटे हैं, वो ये बताते हैं कि ये खेल बहुत बड़ा था। और एक अंकगणित और दे देता हूं दर्शकों आपको। अभी सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 60 लाख ऐसे नाम हैं। अंकगणित है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है अभिषेक जी बंगाल में। अभी 60 लाख ऐसे नाम हैं जिन पर आपत्तियां थी, जिनको अपील किया गया। उनमें से 27 लाख ऐसे नाम हैं जिनको इन आपत्ति जो न्यायिक अधिकारी कर रहे हैं उन्होंने नकार दिया है, फर्जी पाया है, गलत पाया है। इसके लिए भी दौड़ लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 27 लाख को हम कोई राहत नहीं देंगे। 91 लाख धन 27 लाख, 7 करोड़ से थोड़े से ही ऊपर मतदाताओं में से ये 1 करोड़ से ऊपर नाम निकल गए। 12% का डेंट आ गया। तृणमूल और बीजेपी के बीच अगर परंपरागत मतों का अंतर देखें तो 10% का था। अकेले एसआईआर ने आज कहां बंगाल के चुनाव को रख दिया है। हम एक जरा ओपिनियन पोल सीट टू सीट, क्योंकि अभिषेक जी बहुत अच्छा अध्ययन रखते हैं बंगाल का। अब क्या हाल है प्रभु, मैंने ये अंक गणित आपको दे दिया। बंगाल के राजनीति की भाव गणित क्या कहती है जी? बिल्कुल सर, प्रणाम। मैं भी इसी फाइनल आंकड़े का वेट कर रहा था। लोगों का दृष्टिकोण सिर्फ मुर्शिदाबाद के तरफ अधिक है। मैं देख रहा हूं कि मालदा थोड़ा ही नीचे है, और मालदा में पहले भी 50-50 का बैलेंस था, अभी 70-30 का बैलेंस है। और पोलराइजेशन सर, जब कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा तो 70-30 के अंक गणित को आप अच्छे से समझिए, जहां पर रिगिंग भी नहीं हो रही है। और मुस्लिम वोटों के सर टेक्निकली 5 दावेदार, 4 दावेदार तो श्योर सर, चलो बीजेपी की तो बिल्कुल नहीं है। एक दावेदार टीएमसी सबसे बड़ी दावेदार, लेफ्ट है आईएसएफ अलायंस में, कांग्रेस अलग है, और हुमायूं कबीर और ओवैसी अलग है। ये सिर्फ मुस्लिम वोटों के दावेदार है। हिंदू वोट की दावेदारी कोई नहीं ठोक रहा इस बार। ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है। आपके ओपिनियन पोल का एक सार अभी दर्शकों को समझा देता हूं, इससे दर्शक समझ जाएंगे कि आज जो खान मार्केट या फिर नोएडा ऑफिस के पत्रकार या नोएडा का जो कथित रूप से जर्नलिज्म वाले लोग हैं, वो कितना पीछे चल रहे हैं अभी बंगाल को लेकर के। अभी एक ओपिनियन पोल आया जिसमें बीजेपी को 130 से 150 दिया गया और टीएमसी को 140 से लेकर के 160। इस बार नोएडा के पत्रकार भी थोड़े डरे हुए हैं, क्योंकि पिछले 3 बार से बीजेपी को जिता रहे थे, हर बार ममता जीत रही थी। आपने जो अंक गणित बताया सर, इस अंक गणित का एक्सपेक्टेड लाइन हम लगातार पिछले 6-8 महीने से चर्चा कर रहे हैं कि ये होगा, जब मतलब 6-8 महीने तो नहीं, 6 महीने कह लीजिए, जब बिहार इलेक्शन का समापन हुआ था। इसी चैनल पर मैंने एक बात बोली थी, मास्टर स्ट्रोक बंगाल में एसआईआर नहीं है,
बंगाल से पहले बिहार के अंदर एसआईआर होना सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज था टीएमसी के लिए, क्योंकि ऐसे असंख्य मुस्लिम हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड बिहार में भी है और बंगाल में भी है। अब आपने पहले एसआईआर बिहार में हुआ तो पहले अपना वोटर आईडी कार्ड वहां बचाया, तो आप कट गए वो 58 लाख वाले डुप्लीकेट वोटर्स के अंदर, मारे गए गुलफाम। बाकी जो बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर ट्रेडिशनली जो वोटर फेक वोटर्स हैं उनको हटा दें तो टीएमसी का वोट शेयर 38% से ऊपर कभी नहीं था। 2011 के आंकड़े में देख रहा था कितना परसेंट वोट आया था तृणमूल कांग्रेस को 180 सीट आने के लिए। जो लोग आज भाजपा को कहते हैं, टीएमसी 37.6% वोट शेयर, उस समय कांग्रेस और लेफ्ट में बहुत अधिक वोट बटा था उस समय। 2011 के आपके आंकड़े को मैं करेक्ट कर दे रहा हूं सर, 2011 के आंकड़ों के अनुसार अगर आप जाएंगे देखेंगे तो टीएमसी को मुसलमानों का ज्यादा वोट नहीं मिला था, क्योंकि मुसलमान संशय में थे कि ये बीजेपी की अलायंस पार्टनर रही है टीएमसी। अब क्या एसआईआर के बाद ये जो पवित्रीकरण आप शब्द यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, इस पवित्रीकरण के बाद क्या बंगाल 2011 के वोट के स्तर पे पहुंच गया है? मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा पहले पहुंच गया है, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है, 12% तो डिडक्ट हो गए। इस समय 11.6 वो आ चुका है, 11.6% नाम कट चुके हैं और अब इसमें बढ़ोतरी होनी है, वो 12 से ऊपर जाएगा। वही कह रहा हूं कि फिलहाल हम 12% मान लेते हैं, 12% डिडक्ट हो। अब मन में दर्शकों का ये प्रश्न आ सकता है कि अभिषेक जी, अवनीश सर, आप ये कैसे कह रहे हैं कि सारे वोट टीएमसी के कटे हैं? मैं देख रहा था ना, मैं अब्दुल मजीद, एमडी फारूक, इश्तियाक अली, ऐसे नाम, मोइनुर रहमान, ये नाम जो है ना, ये भाजपा के वोटर के नहीं है। जरा उत्तर 24 परगना में जो कटे हैं नाम, उनका देख लीजिए, कूच बिहार में चले जाइए, बशीर हाट का देख लीजिए ना, जिस बदली हुई डेमोग्राफी पे इतराती फिरती थी, वही तो खत्म किया है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि आप सबसे अधिक अपना कॉन्फिडेंस रखी थी कि लास्ट टाइम भी 110 में से 99 सीट, 99 सीट टीएमसी ग्रेटर कोलकाता रीजन में जीती थी। तो क्या हावड़ा में नहीं कटा है? हुगली में नहीं कटा है? जरा देखिए, 2-2 लाख, 3-3 लाख वोट कटे। हावड़ा रीजन में 2 लाख वोट कटना मतलब 13-14% वोट। हम तो 12% पूरे 294 पर कह रहे हैं ना, पर हमको ये चेक करना है कि 12%, 14%, 15%, कहीं ऐसा भी तो है कि 3% ही वोट कटे, कहीं 4% ही वोट कटे। हमको ये देखना है कि वोट कहां कैसे कटा है। मालदा में सर टोटल, अब नंबर ही आएगा, पहले मैं चेक कर रहा था तो 14 कट चुके थे, ये आंकड़ा जाएगा 20 के आसपास। मालदा में सर कितने लाख वोटर थे सर? 20 लाख वोटर तो कट गए। ये रेशियो तो ऑलरेडी 30% की तरफ जा रहा है। फिर क्या रिजल्ट आएगा? तो दिखने में जो डेमोग्राफी बनाई गई, खेल रचा गया, उस खेल को चुनाव आयोग ने ध्वस्त किया। ममता बनर्जी कल अगर कह रही थी कि अभी 200 सीआरपीएफ का गाड़ी जो है वो यूपी से आ रहा है हमको मारने के लिए, आपको मारने के लिए, इतनी क्यों डरी हुई है? अभी तो यही बोला जा रहा है कि 2000 कंपनियां, कल तो वैसे सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो लिटरली ठुकाई की है सब, उसके बाद पूरा माहौल बदला हुआ है। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि जनता को लगने लगता है कि अब हम इस बार धक्का दे देंगे। एक होता है ना कि लास्ट धक्का और दे दो। बचपन में हम लोगों ने गांव में काम किया, जब धान की टालियों को खींच के गिराते थे तो चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ के फिर 2-4 लड़के लेके पुश करते थे, कहते और थोड़ा लगा और थोड़ा, और फाइनली एक गिरता था तो उसके साथ 4-5 गिरा देते थे हम लोग, ताकि उसको भोजपुरी में दौरी करना कहते हैं, उस वक्त बैल से हम लोग काम करते थे।
तो टीएमसी का वो दौर ही स्टार्ट हो गया है। उनको धक्का दे करके अब टीएमसी के सबसे पहले भविष्यवाणी प्रारब्ध चैनल पर कर रहा हूं, सबसे पहले टीएमसी का टूट होगा और उनके क्लब कल्चर के वोटर टूटेंगे। क्यों टूटेंगे इसकी भविष्यवाणी कर दे रहा हूं आपके चैनल पर। ये बहुत सेंसिबल लोग हैं, लेफ्ट के साथ थे तो इनका काम था भाई पूरे कलकत्ता को बंद कराना, एक भी टैक्सी नहीं चलेगा, ऑटो नहीं चलेगा। उस वक्त हिंसा नहीं करते थे। टीएमसी ने दूसरा जॉब दिया क्योंकि इनको और कुछ आता ही नहीं है। ये कैरम बोर्ड ही खेलते हैं, ये दुर्गा पूजा कराएंगे, ये दो लोगों का लड़ाई सुलझाएंगे, इनको यही आता है। तो टीएमसी सत्ता में नहीं रहेगी तो इनको नया मालिक चाहिए होगा। और जब देख रहे हैं कि पुराना जहाज डूब रहा है तो सबसे पहले नए मालिक के पास जाकर के बोलेंगे दादा हम देख लेगा, दादा हमको सपोर्ट करना, क्योंकि कैरम क्लब तो जारी रहेगा, वो नहीं टूटेगा। तो सबसे पहले इनका वो बेस टूटेगा, दरकेगा, जिसको कहते हैं आप किले का पहला द्वार, जो दूर से माइक्रो मैनेजमेंट करके बताते थे ये वोटर यहां का है, वो वोटर यहां का है। इस बार टीएमसी कंफ्यूज। आईपैक की चल नहीं रही है। पिछली बार प्रशांत किशोर और आईपैक ने बहुत बड़ा रोल निभाया था, उनकी भी नहीं चल रही है। आज के समय मेरा स्पष्ट रूप से मानना है बीजेपी 41% वोट शेयर को क्रॉस कर गई है। एंड आई रियली डाउट कि टीएमसी जो लोग कह रहे हैं 42-43% वोट शेयर पे खड़ी है, वो है। मेरा मानना है टीएमसी अराउंड 40% वोट शेयर पर है। और अगर ऐसा होता है बीजेपी 170 सीट क्रॉस करेगी। ये 148 का नंबर नहीं जाएगा, 170 पार जाएगा जी। अच्छा, एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण बात, अगर हम अर्बन बंगाल की बात करें, हम कलकत्ता की बात कर लें तो भवानीपुर बिल्कुल साहब कलकत्ता के हृदय स्थल का एरिया है। ममता बनर्जी वहां से लड़ रही हैं और 66,000 नाम तो वहां से अकेले कट चुके हैं। 57,000 से जीत हुई थी ममता बनर्जी की। तो मैं तो लगातार कह रहा हूं कि आंकड़ों में देखा जाए तो आज की स्थिति में वो जो नाम थे जितने कटे हैं वो 99.99% ममता बनर्जी के हैं। और ये स्थिति 12 से 13,000 वोटों की हो चुकी है प्रति सीट। और ये बड़ा मार्के वाली बात है कि लगभग 99 से लेके 110 सीटें ऐसी हैं जहां पर 15-17 हजार से लेके और 600 तक के अंतर से जीत हुई है। और उसमें मैक्सिमम सीटें वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। हारा भी जो भारतीय जनता पार्टी ने है वो भी लगभग 70 से 80 ऐसी सीटें हैं जहां वो 10-12 हजार से लेके और 400, 500, 600 वोटों से वो हारी है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए, एसआईआर का फैक्टर लगा दिया जाए, तो अब एक तस्वीर धुंधली सी दिखनी शुरू हो गई है एक नंबर की, भावगणित के ठीक पीछे, जिसको आपने 170 का नाम दिया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब एक चीज और बताइएगा, सिर्फ इतना ही क्यों, हुमायूं कबीर ओवैसी के खिलाफ जिस तरीके से भड़के पड़ी हैं, लेफ्ट देखिए अभिषेक जी इस बार बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा है। मैंने लेफ्ट के कैंडिडेट्स देखे, बड़े अच्छे कैंडिडेट्स उन्होंने दिए हैं। वो जीतेंगे नहीं, सीटें बहुत नहीं आएंगी। कांग्रेस कम से कम, खड़गे साहब अभी कहे कि नमाज अगर पढ़ रहे हो तो कुरान में लिखा है कि अगर जहरीला सांप दिखाई दे जाए तो पहले उठ के उसको मार दो। वो मुसलमानों से कह रहे थे, तो कह रहे थे कि भाजपा और आरएसएस जो है वही सांप है, तो नमाज वमाज छोड़ के वो पहले उसको मार दो। तो यहां तक जा रही है कांग्रेस। राहुल का एक अप्रोच तो बिहार के समय से ही हम लोग देख रहे हैं कि मुसलमानों को वो अपने पास लाना चाह रहे हैं। भले वो तेजस्वी की कीमत पर लाए, कल को अखिलेश की कीमत पर ले आए, आज वो ममता बनर्जी की कीमत पे। तो क्या ये 3-4% का डेंट और नहीं ममता बनर्जी को लग रहा है? और एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि अगर हमेशा ये कहा जाता है कि बाइपोलर इलेक्शन होता है बंगाल में, टीएमसी और बीजेपी और तीसरा कोई नहीं है, क्यों नहीं है भाई? ये अगर 4% का भी एक गठबंधन तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो काटेगा तो टीएमसी का ही। और क्या इस बंगाल चुनाव को हम एक नया नाम नहीं दे सकते हैं कि भैया वहां त्रिकोणीय संघर्ष है? देखिए, किसी और सीट पर तो नहीं, लेकिन मैं जैसे सीमांचल को लेके कॉन्फिडेंट था, और कोई सब कह रहे थे कि अभिषेक जी आप सीमांचल को लेके इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि ओवैसी अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि मैं युवा मुसलमानों का माइंडसेट समझ चुका हूं। वो ओवैसी को उसी दृष्टिकोण से देखता है। मैं यहां कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं,
लेकिन ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो ओवैसी को अपना सलार, गाजी, महमूद, गौरी उनसे नीचे नहीं मानता है। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं इस बात को। वो जितना खतरनाक है भविष्य में, वो तो मैं भविष्य की कल्पना करके भी सिहरता हूं, लेकिन वर्तमान में वो हर उस जगह पे धीरे धीरे अपनी पहुंच बनाएगा, क्योंकि तभी भविष्य तैयार होता है जहां 2 सीट, 5 सीट, 6 सीट, और मुसलमानों ने मान लिया है, सोच दिया है कि भाई जहां पे उनकी मेजोरिटी होगी वहां पे ओवैसी को जिताएंगे। आप देखिए सर, भूलिएगा नहीं, मालेगांव में इस्लाम पार्टी पहली बार में जीत गई है। यस यस, वहां ना एनसी जीती, एनसीपी जीती, ना शिवसेना के उद्धव ठाकरे जिन्होंने टोपी पहन लिया, दरगाह पे चादर चढ़ा दी, अली मौला गालिया, वो भी ना जीते, और कांग्रेस भी ना जीते। पहली बार चुनाव लड़ी वार्ड में और इस्लाम पार्टी जीत गई। मुसलमानों को ये समझ में आ गया कि ये सेकुलर पार्टियां मेरा भला नहीं करने वाली। हमारा अल्टीमेट लक्ष्य ये सेकुलर पार्टी को जिताने से अब ऊपर जाने का है, क्योंकि उनको लगा है कि परसेंटेज उनका हैवी हो गया। अब अपनी बात, अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव भेजूंगा सदन में, लोकसभा में, असेंबली में, हर जगह। ओवैसी को भेजा इसी। तो आप ये जो मामू वाला एरिया है, मुर्शिदाबाद एंड मालदा सर, यहां पर तो ओवैसी, देखिए हुमायूं कभी उतना डेंट नहीं करता अकेले, ओवैसी फैक्टर को दरकिनार नहीं किया जा सकता। असम में अभी गया था बदरुद्दीन के लिए कैंपेन करने, ओवैसी, बदरुद्दीन के सपोर्ट में जितनी भीड़ अकेले नहीं आई होगी, सिर्फ ओवैसी के कारण उस भीड़ को देखिए, और कैसी बैशिंग की है वहां पर, कितना क्लियर बोला है, सारी बातें एंटी बीजेपी, एंटी ये सब कुछ बोला, लेकिन मुसलमानों को लेकर के लाइन उसकी एकदम क्लियर। अभी बंगाल तो शुरू हुआ है, बंगाल का पिक्चर तो शुरू हुआ है, और बंगाल के पिक्चर में सर एक बात मैं कह रहा हूं, जो मालदा में हुआ एनआईए टांगेगी। एक एक बंदे को, ये जो बड़े भाई का पजामा, छोटे भाई का कुर्ता पहन के, बड़े भाई का कुर्ता पहन के नाचने वाले लोग हैं जो हंगामा कर रहे थे, उनको टांगेंगी। वो चिल्लाएंगे ममता बचाओ बचाओ। ममता ने पहले हाथ खड़े कर रखे हैं कि भाई ये अपराधी लोग हैं, इन्होंने ये किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी डंडा चल रहा है। तो ममता बचाएगी नहीं, ममता बचाएगी नहीं, और वो अंदर जाएंगे। प्रतिकार की भावना किसके अगेंस्ट आएगी? ये नेचुरल फेनोमेना है, स्वाभाविक ह्यूमन साइकी है। उसके बाद खेल बचेगा। दूसरी बात, ये लोग जो टंगाएंगे, ये लोग जाएंगे, मैं बता रहा हूं कि अभी बहुत बड़ा आने वाले 10 दिन में क्रैकडाउन होने वाला है पश्चिम बंगाल में, बहुत अरेस्टिंग होने वाली, बहुत सारे ओएस निपटा दिए जाएंगे। हो सकता है कि चुनाव आयोग 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस के दौरान जो जो अफसर इंचार्ज लोग थे उनकी नौकरियां खा जाए। उन्होंने खुद कहा है, अभी मीटिंग की थी और सारे अधिकारियों को बुलाया और बोला कि अब अगर एक भी घटनाएं हुई, मैं 311 की शक्तियों का प्रयोग करके आपकी नौकरी खा जाऊंगा। सर, कोई कितना भी बड़ा अफसर तुर्रम खान हो, सस्पेंशन से नहीं डरता, ट्रांसफर से और नौकरी खाने से, दो चीज से बहुत डर लगता है। आप तो सब जानते हैं। आप कल्पना कीजिए, गुस्से में अपनी शक्तियों का प्रयोग करके 4 लोग की नौकरी खा जाए, बस पूरा नीचे तक कैडर भरभरा के गिर जाएगा। वो एक धक्का और दो वाली बात है। बंगाल में ममता के पास ना ऑफर करने को कुछ है। आप देखिए, महुआ मोइत्रा ने कितना अच्छा बीजेपी के लिए काम किया, बोला कि गुजरातियों का इस स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान, बोल दिया। भवानीपुर में सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर लोग गुजराती हैं, उनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है, काम धाम तो वही देते, प्लस मारवाड़ी है। अभी कुछ दिन पहले आपने, दो दिन पहले आपने देखा होगा कि टीएमसी के कार्यकर्ता हाथ जोड़ जोड़ के भवानीपुर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि महुआ की बात का बुरा मत मानिएगा, हमारा ये है, सफाई दिया जा चुका है, आप लोग हमारे हैं, हमारा वोट का ध्यान रखिएगा, हमारा आपका रिलेशन बहुत अच्छा है। वो भी हाँ कह रहे हैं। दिक्कत यही है कि इस बार टीएमसी के कार्यकर्ता जहां जा रहे हैं,
सारा हिंदू बोल रहा है हाँ वोट हम आप ही को देंगे। वो पीछे मुड़ता और 10 गाली देते हैं। आपने देखा कि जो आरजीकर कॉलेज की मेडिकल की बच्ची के साथ जो अपराध हुआ, उनकी माताजी को जो टिकट दिया गया, तो इस बार वो जब निकल रही हैं तो वो चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ सड़क पर निकल रही हैं और महिलाएं आके रो रही हैं, रो रही हैं वो। तो ये जो हो रहा है ना कि 1500 दिया है, 1500 दिया है, केजरीवाल से ज्यादा पैसा तो नहीं दिया है। केजरीवाल तो बस फ्री किए था, मेट्रो फ्री किया था, पैसा दे रहा था, बिजली फ्री किए था। केजरीवाल से ज्यादा फ्रीबीज का कोई चैंपियन है क्या? केजरीवाल तो खिलाड़ी आदमी था, खिलाड़ियों का खिलाड़ी था, मामले में नहीं जीता ना। मन बदलने की बात है, बंगाल ने मन बदल दिया है सर। और जब मन बदल जाता है ना तो कहानी कुछ और देखिए, इस मन बदलने के काम में संघ का 5 साल वहां पे इन्वेस्टमेंट है। 2011-21 के बाद सब भागे। विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले वो संघ के लड़के, संघ के मैं तो बहुत सारे लड़कों को जानता हूं जो ग्राउंड जीरो पर काम किए, बिहार के ही हैं। वो विपरीत परिस्थितियों में जाकर के काम किए। वो ईंट का चूल्हा बना के, लकड़ी का ये जला के, खिचड़ी बना करके वो खा करके उन्होंने काम नहीं छोड़ा सर। ऐसी विषम परिस्थितियों में वो जिए हैं, सरवाइव किए हैं, तो वो परिणाम सामने आया। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर शुवेंदु अधिकारी के साथ भवानीपुर ये लड़ेंगी ममता बनर्जी, तो सारा फोकस इस बार अपना सीट बचाने में रहेगा या बंगाल बचाने में रहेगा? क्योंकि बीजेपी ने 70 सीटों को तो काउंट ही नहीं किया, वहां तो फाइट ही नहीं है। और बीजेपी ने चुनाव को इतना स्लो डाउन कर दिया है कि टीएमसी वाले लड़ नहीं पा रहे हैं, गुंडाई नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी ने बोला आखिरी 5 दिन में जैसे बिहार में फूका था, महाराष्ट्र में फूका था, और आखिरी 3 दिन में जो हरियाणा में चमत्कार किया था, वो हम आखिरी 5 दिन में कर लेंगे, हमारे पास कैपेबिलिटी। 50 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई, 294 सीट है सर। 5 दिन में ये 50 लोग तो पूरे बंगाल का चक्कर लगा देंगे। ममता बनर्जी कितना चक्कर लगा पाएंगी जब चुनाव का पेस स्लो डाउन हो? राहुल गांधी इसलिए नहीं हारते कि वो उनके पास टाइमिंग खराब है। आप देखिए, हम केरला का टॉपिक नहीं है सर, लेकिन मैं उठा लेता हूं एक बात। आज से 4 महीने पहले कोई कहता कि केरल में टफ फाइट है, सब कह रहे थे नहीं आराम से कांग्रेस 90-95 सीट लेके आएगी। आज आप किसी भी केरला वाले से पूछ लीजिए या कोई भी राजनीतिक विश्लेषक से पूछिए, बोला ना, कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस फिर हार जाए। एकदम मामला टाइट है, एकदम नेक टू नेक है, 1% के बीच का गैप चल रहा है। तो कांग्रेस वो पार्टी है जो जीती हुई बाजी को, जैसे अर्ली 90s में इंडियन क्रिकेट टीम मैच हार जाती थी, वैसे कांग्रेस है, इस मामले में एक्सपर्ट है। जीता हुआ चुनाव हम हार जाएंगे। बंगाल के अंदर शुवेंदु अधिकारी ने जो काम किया ना, वो जबरदस्त किया है। उसी प्रकार से अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के टॉप नॉच लीडरशिप के भरोसे नहीं बैठा। सबसे पहले उसने कांग्रेस को मुर्शिदा और मालदा में मजबूत किया, बोला यहां से 10 सीट निकालने का टारगेट रखते हैं। स्ट्रेटजी जो है अधीर रंजन चौधरी की, वो बेटर है कांग्रेस से। वो 294 सीट नहीं देख रहा है, वो 50 सीट पर। और जब आप स्ट्रेटजी से लड़ने लगते हैं तब आप डेंजरस काम करते हैं। तो ममता बनर्जी को इससे भी सिक्योर रहना है। अब कुल मिला के कि क्या एक ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि बीजेपी 140, टीएमसी भी 138, 40, 35 पे आएगी, कांग्रेस 3-4, तो कांग्रेस 3-4-5 पे आएगी पता नहीं, ओवैसी 3-4-5 पे आ सकता है हुमायूं कबीर के साथ। लेफ्ट एक तो आईएसएफ का वो श्योर शॉट आएगा, 2 लेफ्ट का सीट मुझे अभी लग रहा है, तो 5-2-7 ऐसा सिचुएशन भी बन सकता है। असेंबली एकदम क्लियर मेजॉरिटी ना है, 2-3 से पार कर पाए, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? टूटेंगे। तब ये जो छोटे वाले दल है ना, ये टूट जाते हैं। जैसे बिहार में 6 विधायक है ना कांग्रेस के, राज्यसभा की वोटिंग हुई थी, इसकी भविष्यवाणी तो मैंने 3 महीने पहले की थी।
जिस दिन होली में ये लोग न पहुंचे, सब एक दूसरे के साथ गले मिलने न पहुंचे, मैंने कह दिया कि भैया ऐसा है, राज्यसभा का चुनाव होगा, उसमें से 3-4 गायब हो जाएंगे कांग्रेसी, और एग्जैक्टली यही हुआ। तो मैं कहता हूं कि कांग्रेसी अगर 4-5 जीत भी गए तो वो रहेंगे क्या कांग्रेस के साथ, इसकी गारंटी थोड़ी सी मुश्किल है। तो ओवरऑल मैं बीजेपी की सरकार इस बार बनते हुए देख रहा हूं सर। ये बड़ी बात है, और इस पे केवल ऐसा नहीं है कि आपने अंदाजिफिकेशन लगा के कह दिया कि बीजेपी की सरकार, वो क्लियरिटी आ रही है। एसआईआर का मामला अगर लगा दीजिए तो अकेले एसआईआर नाम का एक टूल, और जो दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूं इस स्ट्रेटजी में, कम से कम भाजपा के, कि बंगाल के चुनाव को इस बार उन्होंने बंगाल बनाम बाहरी नहीं करने दिया है, जो ममता बनर्जी हमेशा कोशिश करती हैं। तो बिल्कुल। ये वजह है कि वहां पर शुभेंदु अधिकारी दिख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी के भवानीपुर से लड़ने के पीछे भी मैं यही देख रहा हूं कि हमने लोकल तुम्हारा नेता दे दिया है जो तुम्हें ममता बनर्जी से मुक्ति दिलाएगा। ये पोजीशनिंग भारतीय जनता पार्टी की वो भरोसा पैदा कर रही है, और एसआईआर ने वो काम कर दिया है। उसके बाद आपको करना क्या है? आपको करना सिर्फ इतना है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से अर्बन वेस्ट बंगाल में छोटे माइक्रो बूथ बना रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो तमाम व्यापारी वर्ग है जो राजस्थान से आता है, जो मारवाड़ी समाज है, उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी जो वहां पर सेटल्ड है, मकान है, सब है, लेकिन अपने धंधे पानी और टीएमसी के गुंडे के चलते वो जाके मत नहीं डालता था। इस बार मुझे लगता है कि ये बड़ा टर्निंग एक पॉइंट होगा, जब छोटे छोटे बूथ इलेक्शन कमीशन ने बना दिए हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस वो नहीं है, और सबसे ऊपर 15 दिन मोटा भाई वहां कैंप किए हैं। ये अनायास नहीं होता है, और बिहार में हमने देखा है कि कैसे सीट टू सीट लास्ट टाइम मैनेजमेंट अपने कार्यकर्ताओं की, अपने जो बूथ टीम है उसकी से लेके दूसरे प्रत्याशियों तक की वो केयर अमित शाह ने कैसे की, उसका नतीजा हम लोगों ने चमत्कारिक रूप से बिहार में देखा है। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि अभिषेक जी के इस डिटेल्ड ओपिनियन पोल के बाद माहौल यही है, और अब तो शर्माते शर्माते जो सो कॉल्ड स्थापित मीडिया के जो ओपिनियन पोल हैं, सर्वे हैं, वो भी कहने लगे हैं असम में कुछ करना ही नहीं है। असम में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि पिछली बार 75 सीट एनडीए के पास थी, इस बार एनडीए असम में 90 शतक लगाने जा रही है। शतक, मैं कह रहा हूं शतक। चलिए, हम आप इंतजार करेंगे और 4 मई को फिर डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि असम में हेमंता के पक्ष में अंक गणित भी है और भाव गणित भी है, जो वहां के वो गार्जियन बने बैठे हैं, मामा बने बैठे हैं। आप याद कीजिए शिवराज जी। तो दर्शकों, कुछ भी असम, कहिए, पवन खेड़ा का पेड़ा बनते देख के बड़ा आया, आनंद है। हाँ हाँ, मतलब और क्या आज क्या मैंने मतलब, इस पे बात की है कि आदत लगी थी झूठ बोलने की। मोदी हाँ, जी पे लांछन लगाओ, अमित शाह जी पे लांछन लगाओ, मगर ये इस बार वो क्या है ना, झूठ बोलने का आदी आदमी जो है ना, प्रोपेगेंडा, वो भूल जाता है कभी कभी अपनी रेड लाइन को। मैं बार बार कहता था 2 आदमी के विरुद्ध ये काम मत करना, योगी जी और हेमंता, और तीसरे इवन फडणवीस जी। इनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग है। इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि हेमंत विश्व शर्मा जी के अगेंस्ट ये कर दिया। अब यस, ये मारेगा कम, घसीटेगा ज्यादा, इस बात की बिल्कुल गारंटी। बिल्कुल, बहुत सही जगह बयाना लिया है पवन खेड़े जैसे बददिमाग आदमी ने। और बिल्कुल मुझे लगता है कि अकेले पवन खेड़ा ने शानदार वो काम किया है, और उसके अलावा राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री के लिए तुम तड़ाम फिर एक बार असम की धरती से किया। असम, असमिया समाज बहुत सेंसिटिव समाज होता है। जिस बड़े पद पर बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी एक बार फिर अपना काम कर चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं राहुल भैया को एक एक लड्डू खिलाया करो भाजपा वालों। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। जिस तरीके से आप प्रारब्ध को स्नेह दे रहे हैं, द अभिषेक तिवारी शो, उस चैनल को भी आप स्नेह देते ही हैं, लगातार देते रहिए। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और अभिषेक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए, और बहुत जल्द मैं वेस्ट बंगाल में भवानीपुर में ही आपको टहलते हुए दिखाई दूंगा। बहुत जल्द वहां से वीडियो भी लाएंगे और जमीन की चर्चाएं भी करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।